बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो इस्लामाबाद में अज़मत शोहदा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस कन्वेंशन में शोहदा की फैमिलीज ने बड़ी तादाद में शिरकत की। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा, सियासी जमातों के कायदीन भी शरीक हुए। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि शोहदा की वजह से ही हमारे यहाँ दहशत गर्दी का खात्मा मुमकिन हो सका और शोहदा किसी एक जमात, किसी एक मसलक की मीरास नहीं बल्कि पूरी कौम इन पर फख्र करती है। बजा तौर पे उन्होंने सही कहा और उन्होंने कहा कि यही तकाजा करती है तमाम सूरत हाल कि हम इनकी यादगारों को, इनकी अज़मतों को सलामत रखें, इन पर कोई आंच ना आने दें। उन्होंने 9 मई के वाक़यात के हवाले से कहा कि वो एक अलमनाक दिन है पाकिस्तान की तारीख का, जिसमें एक करप्शन के मुकदमे में गिरफ्तारी के बाद पुरतशद्दद रद्द अमल आया, जो कि एक मनसूबा साजी के तहत किया गया और फौजी तनसीबात और गैर सरकारी इमलाक को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि ऐसे अनासर किसी रियायत के मुस्तहक नहीं है, कानून और आइन के मुताबिक इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने रेड लाइन क्रॉस की है। साथ में उन्होंने कहा कि जो बेगुनाह हैं उनको नहीं तंग किया जाएगा, ना छेड़ा जाएगा। एक तो इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। कल भी पूरे मुल्क में यौम शोहदा की तकरीम का दिन मनाया जा रहा है। दूसरी जानिब अगर सियासी डेवलपमेंट्स की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर हलचल पाई जाती है। असद उमर जो उनके मरकजी सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने अब से कुछ देर कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एज ए सेक्रेटरी जनरल और कोर कमेटी के मेंबर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदों से इस्तीफा देने का ऐलान किया। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि उन्होंने इस पर बगैर प्रेशर के ये फैसला किया है, उन पर कोई प्रेशर नहीं है और पार्टी के जो ओहदे हैं, जो 9 मई और उसके बाद के हालात और जो पार्टी का मौक़िफ़ रहा, वो अपने आप को नहीं कंफर्टेबल महसूस करते कि इस वक्त इन ओहदों पर रहकर क़यादत कर सके। पार्टी नहीं छोड़ रहे लेकिन पार्टी ओहदों से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। फिर फवाद चौधरी साहब जो तर्जुमान रहे, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात रहे, उन्होंने ना सिर्फ पार्टी ओहदा छोड़ा है सीनियर नायब सदर का और तर्जुमानी का, बल्कि पार्टी भी छोड़ने का फैसला कर लिया है। और उन्होंने कहा है कि वो अब उनकी और इमरान खान साहब की राहें जुदा हो गई। इसके अलावा हुसैन इलाही साहब ने भी पार्टी छोड़ दी है और दोबारा से अपनी जो पेरेंट पार्टी थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद आज़म, उसमें शमूलियत इख्तियार कर ली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला जोर पकड़ता जा रहा है। इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत में क्या असरात मुरतब होंगे, इसका भी हम अहाता करेंगे। 3 नुमाइंदा शख्सियत आज की इस अहम नशिस्त में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू है। और हम आपसे कह देते हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब कैसर अहमद शेख साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मामले खसूसी हैं, कराची स्टूडियो से हमारे साथ नशिस्त कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नवाज से मेंबर कौमी असम्बली हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर ज़फ़र अली शाह साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन रह चुके हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं। आपका बहुत शुक्रिया शाह साहब। हमें ज्वाइन कर रहे हैं शौकत पराचा साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, आज न्यूज़ पे अपना शो करते हैं। शौकत पराचा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। तीनों मौजूद को फॉर्म वेलकम। मैं गुफ्तगू का आगाज़ शौकत पराचा साहब आपसे करना चाहूँगा। सर, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अभी असद उमर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट में पार्टी छोड़ी और हुसैन इलाही साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या कहेंगे? असद उमर साहब ने पार्टी के ओहदे छोड़े, पार्टी नहीं छोड़ी। फवाद चौधरी साहब ने ओहदे और पार्टी दोनों छोड़ दिए हैं। छोड़ने में तो डॉक्टर शनी मदारी साहिबा भी छोड़ गई, उन्होंने कल छोड़ी, उन्होंने सियासत ही छोड़ दी। फवाद चौधरी साहब ने कहा मैंने ब्रेक ली है। असद उमर साहब कह रहे थे कि मैं इंडिपेंडेंट बात करना चाहता हूँ। डॉक्टर शनी मदारी साहिबा ने कहा मैं सियासत ही छोड़ती हूँ। कराची में आफ्ताब सिद्दीकी साहब छोड़ गए, फ़हीम खान छोड़ गए, असलम खान छोड़ गए, पंजाब में जलील शरकपुरी साहब छोड़ गए, एक लंबी छोड़ गए, मलिक अमीन असलम, फयाजुल हसन चौहान, एक लंबी लाइन है। और सबसे हैरत अंगेज बात तो फयाजुल हसन चौहान की थी जी। लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा फवाद चौधरी साहब, डॉक्टर शनी मदारी साहिबा और असद उमर साहब, ये वो कोर ग्रुप था पीटीआई का, फेस था, एक तरह से कोर ग्रुप था जो कि फैसले करते भी थे, मिल के मशावरत भी करते थे और इमरान खान को बाकायदा, मैं तो लफ्ज़ कहूँगा, एडवाइस भी देते थे। मसलन फवाद चौधरी साहब पार्टी का एक बयानिया बनाते थे। फवाद चौधरी का जाना बहुत बड़ा नुकसान है, डॉक्टर शनी मदारी का जाना भी नुकसान है, लेकिन डॉक्टर शनी मदारी एक थिंक टैंक इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट में थी। फवाद चौधरी साहब तो प्रैक्टिकल पॉलिटिकल हल्के के आदमी थे। फवाद चौधरी साहब ने जो लाइन दे दी है वही लाइन चलती थी। मसलन टीएलपी के साथ पीटीआई हुकूमत का मुआहदा हुआ, टीएलपी को इन्होंने एक बोनाफाइड सियासी जमात बनाया। उस वक्त सेनेटर एजाज चौधरी साहब गए
अब जाके टीएलपी के चीफ से मिले, गले मिले, विजुअल आए थे, फूलों के हार पहन आए थे। तो फवाद चौधरी साहब को मैंने कहा आप तो कहते हैं कि जी मजहबियत नहीं होनी चाहिए सियासत में, लेकिन आपके तो सेनेटर साहब गले मिल रहे हैं, मुबारक दे रहे हैं। तो मुझे याद है फवाद चौधरी साहब ने कहा मेरे ही शो में कि अगर एजाज चौधरी सेनेटर गए हैं तो उन्होंने बहुत बेहूदगी की है। ये इस हद तक ही वह आउटस्पोकन, बहुत बड़ा लॉस है इमरान खान को। अच्छा, जहाँ तक असद उमर की बात है, असद उमर ने कहा कि मैंने जनरल सेक्रेटरीशिप छोड़ी है, कोर कमेटी की मेंबर छोड़ी है, मैं पार्टी में हूँ, पार्टी नहीं छोड़ी, लेकिन कह रहे हैं कि मैं तो इंडिपेंडेंट अपनी लाइन रखना चाहता हूँ कि जो पार्टी के अगर आप हैं पार्टी ओहदों पे तो आप इंडिपेंडेंट लाइन नहीं रख सकते। आप पार्टी में हैं तो लाइन तो फिर इमरान खान की चलेगी, आपकी लाइन कैसे चलेगी, क्योंकि आप तो पार्टी में हैं। दूसरा, असद उमर साहब ने जो भी कहे मैंने पार्टी नहीं छोड़ी, इतनी बड़ी उन्होंने एक अपनी पार्टी के नैरेटिव को नेगेट कर दिया। इनकी पार्टी पहले दिन से कह रही है दबाव है, हम पे दबाव है, दबाव की वजह से जा रहे हैं। असद उमर साहब ने अभी आपके शो से 2 मिनट पहले असद उमर साहब ने कहा कि मुझ पे कोई दबाव नहीं है। तो मैं असद उमर साहब की बात को सोचूं या जो इनके जो अपने लोग कह रहे हैं जी बड़ा साहब ने कल ट्वीट किया था कि जबरी शादियों का सुना था, तो लेकिन ये जो जबरी अलहदगी हैं वो की जा रही है। अच्छा, दूसरी बात जो ये असद उमर साहब जो फरमा रहे हैं कि 2 दफ़ा उन्होंने कहा कि जी मैं 15 दिन कैद तन्हाई में रहा हूँ, और आपको क्या पता कैद तन्हाई क्या होती है। शाह साहब तशरीफ रखते हैं, शाह साहब तहरीक इस्तकलाल में पीपल्स पार्टी के हवालों से शाह साहब आपको बता सकते हैं कि तहरीक कैद तन्हाई क्या होती है। शाह साहब के पास चलते हैं। 2 दिन में जेल में जाके तो आप तो तीसरे दिन जो है पार्टियां बदलने पे, ओहदे छोड़ने पे तैयार बैठे हैं। आपको क्या पता कि कैद तन्हाई क्या होती है, सियासी कैद क्या होती है, सियासी कैदी कहते हैं जेलों में कहाँ कहाँ उनको रखा जाता है। जफर शाह साहब, सर जो एक चौकस का तजिया है, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपकी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपका एक सियासी बैकग्राउंड भी है, किस तरह देख रहे हैं असद उमर साहब डिसोन कर रहे हैं फैसलों को 9 मई और उसके बाद जो पीटीआई का तर्ज अमल था, और फवाद चौधरी साहब तर्जुमे वो छोड़ गए, शीन मजारी साहब सीनियर नायब सदर, आमिर कियानी साहब एडिशनल सेक्रेटरी जनरल, मलिक अमीन असलम, फयाजुल हसन चौहान, इमरान खान साहब के मीडिया एडवाइज़र, तो ऐसे लग रहा है पीटीआई का शिराजा बिखर रहा है। नहीं शाह साहब, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट इससे इख्तराफ करूँगा कि पीटीआई का शिराजा बिखर रहा है। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं कि जमातें अपने तौर पे भी बिखर जाती हैं, टूट जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं जी, गुम हो जाती हैं, लेकिन ये जो है पीटीआई का मसला और ये आ गया, और ये मैं समझता हूँ प्राचार्य में बात ठीक कही है, असद साहब कह रहे थे कि मुझ पर कोई दबाव नहीं है और मैंने खुद फैसला किया, ये मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। अच्छा, आप उनकी बात को फेस वैल्यू पे नहीं मान रहे? दबाव वाली बात मैंने, अच्छा, ये सारा का सारा मसला ही ये दबाव का है, और बड़ी सीधी सी बात है कि बहुत वेल नोन वो है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। और मैं थोड़ा सा आपको, ये तो हमारा नेशनल है ना, ये तो हमारे घर का मसला है ना जी, आपकी माजी करीब की बात है, और वो भी लकीनी या रन लकीनी, उसमें भी फिगर 9 का आता है, 9/11 जी। तो ये आप लोगों की पार्टी का 9/11 9/5? हाँ, लेकिन मैं जनाब को अर्ज करता हूँ कि ये 9/5 है, या आज 9 मई की बात है जिस पर ये बड़ी ह्यू एंड क्राई है। 9/11 जिसमें ट्विन बिल्डिंग्स टावर जो है हिट कर दिए गए, और उसके बाद मुस्लिम कम्युनिटी को निशाना बनाया गया, न सिर्फ निशाना बनाया गया, उन्होंने आके ये हमारे 10 फुट के फासले पे अफगानिस्तान है तोरा बुरा बनाकर रख दिया, पर खच्चे उड़ाकर रख दिए, और उसी के सिलसिले में हमारे यो अब जो हम क्लेम भी करते हैं, और आज आपने शुदा की बात भी की है जी, बिल्कुल 80,000 पाकिस्तानी, यस आई एग्री विद यू, ये 9/11 की बात मैं कर रहा हूं जी जी, उसका ये शख्साना था कि हम 80,000 अपनी जानें गवा बैठे, और जो बाकी नुकसान है छोड़े उसको, मतलब जान से ज्यादा कीमती थी। वो मसलत क्या, कैसे आप इसको ले रहे हैं? मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ जी, उसको मैं ले इस तरह रहा हूं कि उस 9/11 पे क्या कुछ नहीं कहा गया जी, ये आया कैसे जी, हुआ कैसे जी, मतलब
लेकिन आपके प्रोग्राम के इख्तिसार की वजह से उसको जिस 9/11 की वजह जो बनाई गई, जो बताई गई, जो आज बताई जा रही है या बनाई जा रही है, मतलब है सिंपली आइडेंटिकल है। जरा आप थोड़ा सा गौर करेंगे आप, तो उसमें वो सारे का सारा मलबा मुस्लिम उम्मा पे था। उसके जी पायलट आ गए, उन्होंने गिरा दिया और ये कर दिया। आज अमेरिकन लिखने वाले जो हैं, अमेरिकन और अमेरिकन इवन ऑफिशियल्स जो हैं, वो भी डिनाई कर रहे हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन सर इसमें तो माशाल्लाह एजाज चौधरी साहब की आवाजें हैं, आलिया हमजा साहबा की गुफ्तगू है, आज कमल शोजब साहबा की आ गई, वो भी देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं। मैं तो 9/11 की आपको बात कर रहा हूँ ना, मैं 9/5 पर आना चाह रहा हूँ, मैं 9/11 की बात कर रहा हूँ आपको। 9/11 जो इंटरनेशनल एक बहुत सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, उन्होंने क्या कुछ किया कि अपने दो जो ट्विंस बिल्डिंग थी वो गिराकर उन्होंने फिर क्या किया, जिसमें हमारे 80,000 भी लोग गए, मतलब अच्छा सिर्फ यही नहीं, पीटीआई का क्या बनेगा ये बताएं सर। ये आप वो सुनेंगे और आपके समेत सुनेंगे तो बात समझ लग जाएगी सर। और इसके सिर्फ यही नहीं, उसके बाद एक और वाकया होता है, मास डिस्ट्रक्शन। वो पहले ऐसे इराक की, जी वो पहले था। जी मेरा मतलब मैं वाकयात की बात कर रहा हूं। ठीक है। मास डिस्ट्रक्शन, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, इवन विदाउट द परमिशन एंड विदाउट द सैंक्शन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशन, तबाही फेर दी उन्होंने। शाह जी बहुत दूर की कौड़ी ला रहे हैं, आप आए ना हालात हाजरा पर, पाकिस्तान के हालात पे आए ना। नहीं, फिर मैंने कैसा शेख साहब भी बैठे हुए उनके पास अर्ज करूं ना, ये बात देखे ना, ये बात समझने के लिए मैं अर्ज कर रहा हूं। बात तो बहुत लंबी इसमें की जा सकती है, लेकिन उस पर भी आज इवन वही उन्हीं फोर्सेस से जहां पे वो बड़ी सुपर पावर थी, वहां के लोगों ने लिखने वाला लिखा कोई मास डिस्ट्रक्शन नहीं थी। अच्छा, कतन कोई मास डिस्ट्रक्शन नहीं। तो 9 मई में, अच्छा अब 9 मई की आप बात करते हैं, ठीक है। मैं जहां तक मज़ामत की बात है, मैं असद से भी ज्यादा मज़ामत भी नहीं, लानत भी करता हूं, मतलब ठीक है, क्योंकि मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं। पॉलिटिकल वर्कर पीसफुल होता है, पॉलिटिकल वर्कर का ईमान सिर्फ कानून पर होता है, इसके अलावा और कोई नहीं होता। ठीक है। और कोई जाति की जाए, चूंकि उसमें ह्यूमन राइट्स होते हैं, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होते हैं वगैरह वगैरह, तो उसमें मैं नहीं ये सोच सकता कि कोई पॉलिटिकल वर्कर हो और वो जाकर वायलेशन करे, आग लगा दे, ये कर दे, वो कर दे, मैं ये नहीं। लेकिन कुछ शासन सवालात ऐसे हैं और जो कि उठ रहे हैं आपकी स्क्रीनों पे भी हम सुनते हैं। ठीक है सर, आपने मैं दोबारा लौट के आऊंगा कि आपने सवालात कैसर शेख साहब की भी जाऊंगा। कैसर शेख साहब, सर आप क्या कहेंगे? असद उमर साहब की भी गुफ्तगू सुनी, फवाद चौधरी साहब, जफर अली शाह साहब ने अपना थीसिस दिया, आपके कोलीग भी रहे 1997 में, ये भी एमएनए इलेक्ट हुए थे, आप भी एमएनए इलेक्ट हुए थे। क्या कहेंगे ये जो आज के इवेंट्स हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो बड़े नुमाया फेसेस थे वो अब पहलू तही इख्तियार कर रहे हैं? कैसर अहमद शेख साहब। अनवर हसन 97 में इमरान खान साहब को 8-9 सीटों से खड़े हुए और किसी जगह से भी उन्होंने 10,000 से ज़्यादा वोट नहीं लिए। मैं इंडिपेंडेंट मैंने कंटेस्ट किया क्योंकि मैं चाहता था कि पाकिस्तान की इकानमी के लिए मैं को कंट्रीब्यूट करूं। तो उस वक्त मेरे वोट एज एन इंडिपेंडेंट पीपल पार्टी और नून लीग दोनों कैंडिडेटों के टोटल से ज़्यादा थे। ठीक है। उस वक्त इमरान खान की पार्टी नई 96 में बनी हुई थी, तो ये मेरे घर तशरीफ लाए, उसमें आरिफ अलवी साहब भी थे, इमरान खान साहब भी और इमरान इस्माइल भी, कि इनका कोई एक मेंबर भी नहीं था असम्बली में और हम इंडिपेंडेंट बने थे। तो इन्होंने कहा कि आप हमारी पार्टी को वहाँ पे, क्योंकि इनकी पार्टी तो थी लेकिन असम्बली में नहीं थी, आप रिप्रेजेंट करें हमारी पार्टी को उधर असम्बली में। लेकिन मुझे तो इनको की कभी समझ नहीं आई थी। और असद उमर मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं। अच्छा। और आज जो उन्होंने फैसला किया मैं समझता हूँ कि बड़ा एहसन फैसला किया। अच्छा। देखिए ये बात आप हमेशा मीडिया वाले कहते हैं जब भी कोई होता है कि प्रेशर से ये लोग तब्दील हो रहे हैं। मैं 30 साल से 6 इलेक्शन लड़ चुका हूँ, 7वां इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ। आज तक मुझे नहीं पता कि प्रेशर किसी पार्टी का किस तरह मेरे ऊपर तो कभी किसी ने नहीं डाला। मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ कि असल पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। जिसने भी इसकी खिलाफ वर्जी की है, मसलन मैं कह रहा हूँ कि अल्ताफ़ हुसैन यहाँ सबसे पॉपुलर कराची के लीडर थे।
जिस दिन उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद कहा सब लोग उनको छोड़ गए, तमाम छोड़ गए और उलट पलट हो गया उनका, उनकी पार्टी MQM सारी ख़त्म हो गई, शरारा बिखर गया। आज इमरान खान साहब ने जानबूझ के एक प्लान ये किया है और उन्होंने जो कुछ हुआ 9 मई को, और जिस तरह ये फ़ौज पे बिल्कुल सीधे सीधे और डिटरमेंट होके उन्होंने हमले किए, वो फ़ौज को कमज़ोर करना चाहते थे। लोगों ने पाकिस्तान की रियासत और फ़ौज को कमज़ोर होना बिल्कुल पसंद नहीं किया और आज उनकी पार्टी तय उबाला होगी। मैं सिर्फ ये देखिए ना, बात ये है कि जब तक हम पाकिस्तान है, ये फ़ौज का बहुत बड़ा किरदार है हमारा, हम आपस में इख्तलाफ करें। असद उमर को कह रहे थे, आपको पता है अनवार के 1 साल से मैं कोई हज़ारों बार ये कह चुका हूँ हर प्रोग्राम में कि जब तक आप इकट्ठे नहीं होंगे मुल्क का जो इकानमी है वो तबाह हो रही होगी। 12 मई को 25 मिनट, जिस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था इकानमी के बारे इस किस्म की बातें, मैंने 25 मिनट की तकरीर की है असम्बली में। मैंने कहा हमारी मईशत का जो है वो वेंटिलेटर पे है और इस वक्त इमरान खान साहब इलेक्शन की बातें कर रहे हैं, यानी उस मरीज़ की जो भी वेंटिलेटर है उसकी शादी या निकाह की बातें कर रहे हैं। वो पहले सब मिलजुल के उसको उठा लो, उसको ठीक कर लो, तमाम डॉक्टर मिल जाएं। मैंने उस वक्त कहा था एक डॉक्टर मिफ्ता नहीं इसको हल कर सकेगा, पाकिस्तान के तमाम डॉक्टर पहले उस मरीज के ऊपर सोच लो, इलेक्शन भी करवा लेंगे। आज वही हुआ, कह 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 के आज सब वही बात मान रहे हैं। उस वक्त कोई भी नहीं ये कहता था। असद उमर साहब से पूछ लीजिए, हमें चोर डाकू कह के आपस में इख्तलाफ कर करके क्या निकला इस सारे मामले। आज मुझे बड़ी अच्छी बात लगी असद उमर की जो रियलिस्टिक वो बात कर रहे हैं। लेकिन यही लीडर जो मेरा दोस्त है, मेरे साथ बहुत कोलीग रहे हैं और इन्होंने, मैं इनका मदाह हूँ, लेकिन आज देखिए ना, अगर हम पहले ये सोच लेते पाकिस्तान का जो हशर हमने किया है और जो हमारी मईशत का बन गया है, ये मईशत में देख $3 अरब, असद उमर साहब से पूछ लें, ये इकानमिस्ट हैं, $3 अरब के जो 87,000 करोड़ रुपए बनता है, ये इन्होंने 0% पे चंद अमीरों को दे दिए। और वो अमीरों का बताया हमारी स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस में, स्टेट बैंक के गवर्नर ने खुद बताया कि वो को 580 लोग हैं। मेरे हिसाब में 580 लोग हैं, लेकिन वो एक एक ग्रुप के 3-3, 4-4 लोग हैं, कुल 150-200 से ऊपर ग्रुप नहीं है। वही 85,000 करोड़ यानी $3 अरब। आज हमारे पास करेंसी नहीं है, डॉलर नहीं है, हम धक्के खा रहे हैं। एक 1.1 अरब डॉलर के लिए उसकी ट्रांच लेनी है, उसके धक्के खा रहे हैं। और वो 85,000 करोड़ रुपए जो हमने अमीरों को फ्री दे दिए, किसी MSMEs को नहीं दिए, एग्रीकल्चर को नहीं दिए, वो 85,000 करोड़ आज हुकूमत ने कर्ज लिया हुआ है, उनको तो फ्री दे दिए। इमरान खान हमने फ्री दे दिए अमीरों को, और खुद कर्जा ले लिया। और खुद कर्जा लेके आज हम 17,000 से 18,000 करोड़ रुपए महीना साल का उसका सूद पे कर रही है। हुकूमत खुद सूद पे कर रही है, 17,000 से 18,000 करोड़ रुपए है, और अमीरों को फ्री दे दिया जो इनके चाहते थे ताकि इनके इलेक्शनों में इनको फायदा दें। मुझे असद उमर आज बैठे हैं ना, मुझे अगर हैं आपके सामने, मुझे नहीं पता। नहीं सर, वो तो लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस थी सर, हमारे साथ सेनेटर जफर अली शाह साहब है सर, तहरीक इंसाफ से हैं। क्या ये काम हो सकता था? ठीक है, नुकता आगे कैसे साहब बताएं मुझे कि ये मुमकिन था कि वो रकम आपने अमीरों को दे दी और खुद कर्जा ले ली? सर आपको नुकता आ गया, करोड़ दे रहे हैं, और गरीब आदमी का जो अशर हुआ है, जो हमारे मुल्क का अशर हुआ है, जो आज इकानमी तय वाला हो गई है, और कहते रहे इनसे कि सब ये कहते रहे कि बैठ जाओ, और यार इस बाद में झगड़ लेंगे, पहले अपने मरीज को जो वेंटिलेटर पे है, जो कि मईशत कैसा सब नुकता आगे। सर एक छोटा सा वक्फा लेंगे व्यूअर्स, कैसर अहमद शेख साहब की भी बात सामने आ गई, हम जरा आगे बढ़ेंगे। और जो असद उमर साहब ने मुज़ाकरात की भी बात की, आज इमरान खान साहब ने बात की, शौकत पराचा साहब के सामने नुकता उठाऊंगा। और जो 9 मई का पॉलिटिकल फॉल आउट है, ये कितने दिन अब चलेगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 30 से ज़ायद मेरे ख्याल में जो अहम मेंबरान है वो पार्टी छोड़ चुके हैं। इसका मंतकी इंजाम क्या होगा, सब कुछ वक्फे के बाद छोटा सा वक्फा दौरा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम गुफ्तगू का जो आज की सूरत हाल है, स्पेशली जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और अहम PTI के रहनुमाओं ने पार्टी के ओहदों से अलहदगी का इजहार किया है, ऐलान किया, और पार्टी छोड़ने की भी बात की है। शौकत पराचा साहब, सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, असद उमर साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुज़ाकरात की भी बात की,
आप समझते हैं कि अभी भी एज वी स्पीक वो माहौल है जहां बातचीत हो सकती है? प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब आज तकरीर में कह रहे थे कि जो 9 मई में किरदार थे, जो मंसूबा साज थे, जो एबेटर्स थे, सहूलतकार थे, उन सबको कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा और मुकदमात चला के उनको करारवा की सजा दी जाएगी। तो हुकूमत की नज़र में तो मंसूबा साज तो खुद इमरान खान। मेरा यही फिर सवाल है कि फिर असद उमर साहब जो बात कर रहे थे, देखें ना, असद उमर साहब 10 अप्रैल से लेकर 8 मई 2023 तक, 10 अप्रैल 2022 से लेके 8 मई 2023 तक जो इमरान खान या पीटीआई का नैरेटिव चलता रहा जी, उसमें नेसेसरली असद उमर साहब इंजीनियर थे। असद उमर साहब उस बयानिए का हिस्सा थे। और वो बयानिया क्या था? न्यूट्रल जानवर हैं, उसमें मीर जाफर मीर सादिक हैं, उसमें साजिश का हिस्सा हैं। पहले कहा कि साजिश का हिस्सा है, अमेरिका की साजिश थी, फिर कहा गया कि नहीं वो अमेरिका की साजिश नहीं थी, नहीं हम क्लीन चिट देते हैं, साजिश तो इधर से एक्सपोर्ट हुई थी, इंपोर्ट नहीं हुई थी। वो किसकी बात हो रही थी? पाक फौज की बात हो रही थी। आज असद उमर साहब को जो फौज का दर्द आया है वो 1 साल क्यों नहीं आया? आज मुदाकरात की जो बात असद उमर साहब ने की वो 1 साल में, जब 1 साल छोड़े, इनकी अपनी हुकूमत में इसी मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा था कि मिसाक मईशत करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी आज वजीर खारजा पाकिस्तान हैं, उन्होंने कहा था कि इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं दहशत गर्दी के खिलाफ बात में। उस वक्त असद उमर साहब को क्यों मुदाकरात? असद उमर साहब की वजह से तो अपनी पार्टी के कुछ लोग टूटे। शुगर एक्सपोर्ट की इजाज़त किसने दी थी? अगर मुझसे पूछें कि इमरान खान की हुकूमत की जो नाकामी हुई 3.5 साल, बैड गवर्नेंस हुई, डिलीवरी नहीं हो सकी, उसमें माशाल्लाह सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन असद उमर साहब की थी। आज मुदाकरात की बात कर रहे हैं। जब मुदाकरात किया उधर से सिर्फ ये नहीं है, उधर है प्लानर्स, अबेटर्स, उसके बाद जो एग्जीक्यूटर्स, वो सारे मिला के कहीं ना कहीं तो ये सारे फिट इन होते हैं ना। खुद खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार किया गया तो ऐसा ही रद्द अमल आएगा। डॉक्टर आरिफ अलवी सदर पाकिस्तान ने जब मुदम्मत की तो उसके बाद इमरान खान ने कहा कि जी कौन है जो इस मुल्क में 9 मई के वाक़यात की मुदम्मत नहीं करेगा। आज असद उमर साहब मुदम्मत कर रहे हैं, बाकी भी कर रहे हैं, लेकिन ये सारा जो एक नैरेटिव था, माइंड सेट था, ये किसने बनाया? कौन बैठकर इस तरह की बातें किया करता था जो नीचे ग्रॉस रूट लेवल तक जाती थी? आज ठीक है, आज कह दें कि मैं तो उस तशद्दुद का हिस्सा नहीं हूँ, सब कह सकते हैं ना, क्योंकि अब वो गले पड़ गया है। क्योंकि 9 मई ने कैसर अहमद शेख साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि आज तक पाकिस्तान की आर्मी की तरफ कोई नहीं बढ़ा। शाह साहब ने सारी ज़िंदगी स्ट्रगल की है, शाह साहब ने पॉलिटिकल स्ट्रगल की है। शाह साहब के घर में ARD बनी थी। जिस रात ARD बनी थी मैं खुद शाह साहब के घर रात को 2 बजे तक था। मरहूम नवाब अब्दा नसरुल्लाह खान साहब थे, मरहूमा कलसूम नवाज साहबा थी, बाकी भी लीडर थे। कोई एक पत्ता शाह साहब ने तोड़ा, खुद क्या तोड़ा, किसी से कहा कि आप इस दरख्त को हटा दें। इधर हम 25 मई को देख लें, अब कहते हैं हमारे ऊपर तशद्दुद हुआ। आपने लिख के दिया था कि आप H8 से आगे नहीं आएंगे, H9 से। 25 मई के दिन, 25 मई पिछले साल की, अभी तो 1 साल नहीं गुजरा, अभी तो कल है ना 25 मई। लेकिन आप आए थे ना, आप इधर आए थे, आपने ये पूरे ब्लू एरिया में आग लगाई थी, आप पे टीयर गैस हुई। हम कहते नहीं होनी चाहिए सियासी वर्कर्स को, लेकिन जब आप मुआहदा तोड़ेंगे दूसरे क्या करेंगे? फिर अभी क्या जी 9 मई को हमें क्यों नहीं रोका गया गवर्नर कोर कमांडर हाउस में जाते हुए? ये कोई लॉजिक है? ये कोई बात है? आप जा रहे हैं, आप तो एक इरादा करके जा रहे हैं। लॉजिक है ये बात क्या? नहीं, लॉजिक क्या है? नहीं आप फरमाएं, आप फरमाएं सर। यानी 18 एजेंसीज हैं, कैपिटल ऑफ द प्रोविंस है, इवन कैपिटल ऑफ द कंट्री है इधर भी, और वहां पर इतनी नेकेड वायलेशन, क्रिमिनल एक्ट हो रहा है, और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी वो कहाँ है? ठीक है, सवाल है आपका। क्यों ना पूछे कोई कि भाई किधर थे आप, किधर थे, पहले ये तो बताए। ठीक, किसी के घर को आग लग जाए या डाका पड़ जाए तो मालिक पहले आके पूछता है, वो इधर मेरा मुलाजिम था, किधर तुम किधर थे भाई? वो कहता है कि जी मुझे को उठा के ले गया था, मैं बेहोश हो गया था। अब देखे ना जो है कोर कमांडर हाउस, जी, वो
कोई ऐसी मामूली जगह तो नहीं है। 8 मई तक तो हम उसको कोर कमांडर हाउस देखते रहे, 9 के बाद हमने जना हाउस भी, मैं वो भी याद करता हूँ आपको, ये भी नहीं, वो तारीखी हकायक मैं कोई नहीं आपका मैं कह उसकी नहीं मैं और वो भी याद करता हूँ। पहले मैं ये एक नेचुरल क्वेश्चन है, ठीक है, और मैं नहीं कर रहा, सवाल आपने उठा लिया कि पंजाब पुलिस किधर थी, मिलिट्री पुलिस किधर थी, बाकी बड़े बड़े अदारे इन्होंने 18 बहुत मोटरसाइकिल और पता नहीं क्या क्या उन्होंने उनको दिए, वो कहाँ थे, सब कहाँ थे? आपने सवाल उठाया था जी, मैं आपसे सवाल गुजारिश करता हूँ, सवाल मैं कंटिन्यू करता हूँ आपके ओरिजिनल क्वेश्चन से जो प्लानर वाला था। यानी एक सिर्फ लाहौर का कोर कमांडर हाउस तो नहीं जला, जी कर्नल शेर खान के यादगार को, मुजस्मे को, उसमें क्या प्रॉब्लम थी किसी को? MM आलम का जो जहाज है उसको जलाया गया बाकायदा जाकर। जब प्लानर की बात होती है ना, प्लानिंग थी तो सिर्फ डिफेंस इंस्टॉलेशन की तरफ गए ना, वरना किसी मेलोडी में पेट्रोल पंप है, रेड जोन में आता हो मेलोडी, पेट्रोल पंप वाले टेंट लगा देते हैं, आप पारा वाले टेंट लगा देते हैं, वो उसको ढांप देते हैं। ये किसी पेट्रोल पंप की तरफ नहीं गए, किसी KFC, किसी मैकडॉनल्ड, टारगेट फिक्स थे। यानी प्लानिंग में अगर मैं जो बात समझा हूं तो साहब यही कि प्लानिंग में उनकी प्लानिंग करने वाले जो थे बड़े बासर लोग थे, कि प्लानिंग करने वाले में गवर्नमेंट फंक्शनरीज और गवर्नमेंट मशीनरी जो है वो भी उन्होंने काबू कर ली, और उन्हें कहा जी आपने नहीं आना, घर बैठे रहना है। व्हाट इज दिस? ये मुझे समझाए तो सही ना, मतलब ये प्लानिंग ऐसा हुआ। शाह साहब सादी सी बात है, सादी सी बात है। देखे ना, आप चले, आप कोई और पार्टी हैं, आप तहरीक इस्तकलाल हैं, आपने आज ऐलान किया है कि हम कल मार्च करेंगे डी चौक की तरफ, इंतजामिया संभल जाती है, ड्यूटी लग जाती है। आपने अचानक जो है ना, जो जहां खड़ा था उसने वीडियो पे बयान दिया, चलें जी उठ जाए जी, उठो सारा पाकिस्तान निकल आओ। इंतजामिया, पुलिस की डिप्लॉयमेंट होती है, सिक्योरिटी की डिप्लॉयमेंट, मैं आपसे इख्तलाफ करने की जरूरत नहीं कर सकता, आप बड़े हैं हमारे, सीधी सी बात है, डिबेट है, हाँ डिबेट, लेकिन जब आप एक मैस मोबिलाइजेशन, और फिर अगेन मैं कहूंगा कि अगर एक कॉमन सियासी वर्कर है, एजिटेटेड है, वो बस को पत्थर मारता है, वृक्ष को पत्थर मारता है, वो दुकान को पत्थर मारता है, वो सिर्फ हर उस यादगार को जाके टारगेट नहीं करता। एग्रीड, ये बहुत अलार्मिंग बात, मैं कहता हूं एग्रीड, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये। तो उसका क्या करना चाहिए, वो ये पढ़ना चाहिए। मुझे ये बताएं कि ये वो सारा उन्होंने किया जी कि हमने उधर ही मार रहे हैं, बस को नहीं मार रहे हैं, हमने जाके अपना कोर कमांडर हाउस है या फलां यादगार है, या फलां है यादगार है। मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि वो साथ कह गए थे फंक्शनरीज को कि भाई आपने घर से हमें आगे भी रोक। चले, ये तो सिर्फ 30 सेकंड, ये वो स्ट्रेटेजी है जो TTP ने 5 सालों से अपनाई हुई है। TTP ने फैसला किया कि किसी सिविल इंस्टॉलेशन को नहीं जलाना, किसी को हिट नहीं करना। वो जहां सोल्जर देखते हैं, जहां सिविल डिफेंस के सिंबल नजर आते हैं, वो उसको मारते हैं। तो क्या वो लोग थे फिर? चले, ये कैसर शेख साहब, सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने भी मुज़ाकरात की बात की, असद उमर साहब ने भी की, और यहां जो डिबेट हो रही है जफर अली शाह साहब, शौकत पराचा साहब, इस पर भी आप कहना चाहें। सर मैं चाहूंगा कि आपने खुद मुआशी जमूद का, मुआशी बदहाली का भी अहाता किया, कैसे इस पॉलिटिकल प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा सकता है? ये जो ग्रिड लॉक है, इसको कैसे अनलॉक कर सकते हैं, गुत्थी को कैसे सुलझाया जा सकता है, कैसर शेख साहब? ये देखिए, मुज़ाकरात की बात तो हम करते रहे, उन्होंने तो कोई माना ही नहीं ना। जो फसाद और जो भी झगड़ा किया इन्होंने, ये तो एक तयशुदा बात थी। अब तो क्लियर हो गई कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, तो पाकिस्तान की सियासत को और पाकिस्तान की अफवाज को कमज़ोर करना चाहते थे। कोई भी बात हुई, कभी भी इन्होंने सुलह होने की, तो जब भी कोई बात, अभी क्या था, अभी भी सेटलमेंट हो रही थी, 1 महीने का फ़र्क था। मैंने तो आपके कई प्रोग्रामों में कहा कि 1 महीना पहले या 1 महीने बाद से फ़र्क है। जब जिद्दबाजी की पॉलिटिक्स हो, जब आपने किसी की माननी ही नहीं है, जब किसी के साथ बैठना ही नहीं है, हर जगह इन्होंने फसाद किए। मुझे ये बता दीजिए अनवारुल हसन, आप तो क्योंकि बड़े समझते हैं इन बातों को, जो जमहूरी मुल्क हैं, मसलन इंग्लैंड है, अमेरिका है और इंडिया है, मुझे ये बता दीजिए कभी उनके भी कभी अपोजिशन की, क्योंकि इमरान खान साहब तो हमेशा मिसालें देते रहे हैं
यूके की, कि वहाँ बहुत अच्छी नाम्स हैं और बहुत अच्छा वहाँ पे तरीकाकार है, जमहूरियत है। मुझे बताइए कि उसके किस लीडर ने अपनी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर चढ़ दौड़ा हो? सैकड़ों साल से उनकी है। ये अजीब लीडर है जो अपने मुल्क पे चढ़, अपनी फौज पे चढ़ दौड़ा है, और जो कुछ किया हम कहते रहे कि ये जानबूझ के किसी के कहने पे ये पाकिस्तान को तबाह करने के इन्होंने ठान ली है। अब देखिए इनका ये अपने सारे जो लीडर हैं कोई भी इससे कन्विंस नहीं है, सारे लीडर इनको छोड़ गए। हम तो खैर पहले ही समझते ही थे कि ये करने वाले हैं, और हर प्रोग्राम में आपके कहते रहे। आप मुझे बताइए कोई लीडर रह गया क्या? लीडर को भी नहीं समझा सकते, उनको समझा देना। सबसे पहले तो चाहिए ना शाह साहब को कि अपने जो सारा हार्ड कोर है पीटीआई की, जो इन्होंने तैयार की है पिछले 26 साल में, तो उनमें से तो किसी को समझा दें। यहाँ अकेले इमरान खान रह जाएंगे, मैं आपको ये सही बता रहा हूँ। अच्छा, मैं जाके देखता हूँ अपने इलाके में, मैं जो है ना ग्रास रूट लेवल पे सियासत करता हूँ, वहाँ पे लोग इतने ज़्यादा गम गुस्से में हैं, पाकिस्तान की रियासत को नुकसान पहुँचाया है। और मैंने पहले आपसे कह दिया कि एक फिक्रा जब बेनज़ीर साहबा का शहादत हुई, लोग बड़े गम गुस्से में थे, लेकिन एक फिक्रा जरदारी साहब का कि पाकिस्तान खपे, लोग चुप हो गए, लोग ठंडे हो गए, खामोश हो गए। उन्होंने अपना सारा गुस्सा उतार दिया। पाकिस्तान के खिलाफ जब आप बात करेंगे तो ये, और इन्होंने यही काम करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान की रियासत को किसी सियासी जमात ने इस तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जिस तरह का इमरान खान से किसी। और ये कहते हैं इलेक्शन बिल, अभी क्या इलेक्शन और क्या इनके साथ होगा कौन? पहले तो मुझे बताइए, मुझे नहीं पता अपने इलाके में कि मेरे साथ इलेक्शन लड़ना किसने है। हमें तो लड़ते ही वही थे जो छोड़ के चले गए। 5 इलेक्शन उन्होंने मेरे साथ कंटेस्ट किए हैं। वही हमारे इलाके के सबसे बड़े जंग और चिड़ियोट के जिम्मेदार हैं, उनके पास सैकड़ों मुरब्बा ज़मीन है, वो छोड़ के, क्योंकि वो तो इशारों में चलते हैं। कोई पार्टी ऐसी नहीं जो उन्होंने ना की हो। पहले पीपल पार्टी में थे, फिर काफ लीग में चले गए, फिर पीटीआई में चले गए, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग में भी रहे। अब और कोई उन पर दबाव नहीं है, वो खुद समझ रहे हैं कि पब्लिक का मूड देख रहे हैं, वो पब्लिक का मूड देखते हैं। और यहाँ तो अब देखिए बात ये, इस वक्त जो बेगुनाह पकड़ा गया है ना, उस पर तो बिल्कुल उसके ऊपर किसी किस्म का कोई नहीं होना चाहिए, कोई भी उसको तकलीफ नहीं चाहिए। एग्री। लेकिन जिन्होंने ये काम किया है उनको करार वाकई सजा मिले, उनको छोड़ना भी नहीं चाहिए, नहीं तो पाकिस्तान कमजोर करते रहेंगे। आइंदा भी ऐसा होता रहेगा, आइंदा भी ऐसा होता रहेगा। छोड़ देंगे ठीक है, तो क्लियर है कि टारगेटेड हमले हुए हैं। आखिर बाकी सारा इलाका छोड़ते ये सारे उन इलाकों पर, जैसे टीटीपी, अभी शौकत साहब ने बड़ी सही मिसाल दी है, टीटीपी भी यही कर रही है ना। तो या तो उनकी फॉलोइंग इनके साथ है या क्या है, पूछ सकते हैं से पता लगेगा। ठीक है, कैसा साहब ये आपने जो नुकात उठाए हैं, मैं चाहूंगा कि शौकत साहब ने भी जिस तरह कहा, जी सर अनवार, मैं ये आपको बता दूं, कोई भी मुहब्बे वतन पॉलिटिशियन इनके साथ नहीं रहेगा, सब छोड़ जाएंगे, सब छोड़ जाएंगे। शाह साहब पकड़ ले, वो कह रहे कोई मुहब्बे वतन पॉलिटिशियन आपके साथ नहीं रहेगा, सब छोड़ जाएंगे। इनको वोट देगी पाकिस्तान के खिलाफ वोट देगी। शेख साहब सुन लीजिएगा, वो कह रहे हैं कि सब वतन, मेरे लिए काबिल एहतराम है कैसर साहब, तो हम इकट्ठे रहे। ये तो आत कंगन को आरसी क्या, अभी तो मैदान पड़ा तो नजर भी तो आ रहा है, डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, होती है ना जी, डेली ड्रामे भी होते हैं क्या? ये क्या डेली ड्रामा नहीं है? असद उमर साहब का छोड़ना ड्रामा है, ये देखना जी, मेरा ये अपना व्यू है ना। अच्छा, ये छोड़ हम भी देख रहे हैं, मतलब ऑल ऑफ ए सडन विद इन 1 वीक ये आगे, ये मुहब्बे वतन आगे, ये बहुत, तो ये तो हकीकी आज़ादी के अलंबरदार थे ना। बस वो हकीकी आज़ादी के अलंबरदार होते तो शायद इतनी जल्दी हथियार ना फेंकते। अच्छा, इतनी जल्दी शाह साहब का कमेंट जो है बड़ा जबरदस्त, इतनी जल्दी ये बात नहीं है। ये बात, ये सवाल ये है कि ये मैं दोबारा फिर कहता हूँ, मेरा तो ईमान है कि पॉलिटिकल वर्कर वायलेशन नहीं करता, ये वो ये नहीं वायलेट करे। ये आपने सही कहा, लेकिन मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, बीइंग इन पीटीआई, ये जो 1 साल से इमरान खान साहब, देखिए उनकी एक फॉलोइंग है, वो जो एक जहन साजी कर रहे थे, वो न्यूट्रल तो जानवर होता है, मीर जाफर, मीर सादक, बाजवा साहब सुपर किंग थे, और मेरी हुकूमत तो वो चला रहे थे, जो इंटरव्यूज दे रहे हैं, मैं बात कि मेरी हुकूमत उन्होंने हटा दी। देखो ना, अब ठीक है, इस वक्त अंडर प्रेशर है इमरान खान, मैं ये बात नहीं कहता, तो वो हर बात कोई भी करेगा, तो वो मुझे अब आप बताएं जी, सीनियर आप एंकर हैं, 65 पब्लिक मीटिंग इमरान खान ने की है जी, 65
रिकॉर्ड की बात है, देखे हैं हमने आपका, और मैंने तकरीबन बतौर पॉलिटिकल वर्कर जी, मैं उसके किसी अदारे का या किसी पार्टी मैं बतून नहीं ना उदार हूं, मैं मतलब पार्टी के, मैं तो पार्टी का वोटर जरूर, पार्टी मेंबर और वोटर है, और एंडा भी न सिर्फ मैं बेशुमार वोटर और हैं जो न जानता है जिनको इमरान खान है ना वो वोट अपनी डालेंगे। 65 पब्लिक मीटिंग, हर पब्लिक मीटिंग में 4-5 लाख, 3-3.5 लाख, 5 लाख से नीचे कोई गैदरिंग थी नहीं। अच्छा, उस 65 जलसों के बारे में मुझे किसी एक हवाला दे दे किसी जलसे का कि उस जलसे में, जलसा खत्म होने से पहले या जलसा खत्म होने के बाद जनाब ये हरकत हुई थी, ये जनाब इन्होंने तो फिर खान साहब को रेड लाइन क्यों करार दिया था कि खान साहब की गिरफ्तारी रेड लाइन है? शाह साहब ये पीटीआई ने कहा था ना? नहीं देखे ना, ये रेड लाइन, ये एक रेड लाइन का लफ्ज भी हमने सुन लिया, देख लिया, पीटीआई वाले कहते हैं। तो जिसके जो फॉलोअर जिसके होते हैं तो वो रेड लाइन ही होते हैं। मेरा नुकता है कि रेड लाइन जो है, आपने भी बड़ी सियासत की, आपने भी कैदोबंद की सोबतें झेली होगी, गिरफ्तारी तो बहुत हुई है रहनुमाओं की पाकिस्तान होती है, तो रेड लाइन क्यों हो जाना? नहीं, मैं ये अर्ज कर रहा हूं ना कि अगर आप जिसके साथ जो भुगता हो, जिसने की हो, ये क्या नहीं, और हाँ हमें कौन बताता है, कोई हम गवाह तो नहीं है, तो ना कोई आगे बताता है हमें, आपकी ये स्क्रीन बताती है, आपके लोग तबसरे बताते हैं, ये वाकयात हालात बताते हैं कि एक पेज पे थे, एक पेज पे नहीं रहे जी। अब जनरल बाजवा साहब ये कर रहे हैं, और जनरल बाजवा साहब रिटायर होने के बाद आप तो खुद बोल रहे हैं फ्रॉम हार्सेस माउथ, जी फ्रॉम हार्सेस माउथ बात अब दोबारा आ रही है। मतलब में आपने ये इसकी कोर्ट मार्टल हाउस की बात कर रहे थे जी सर, इसी हाउस की बात है, तारीख करो, बेशक तहकीक कर लेना जी। ये कायद-ए-आज़म साहब का जो हाउस था, ये कोई हमें नहीं बताता कि यहाँ पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने कितना अरसा स्टे किया। ठीक हाउस था उनका, इस हाउस के अंदर शाह साहब एंटीक सागवान, वो बड़ी कीमती लकड़ होती है जी, और वो कायद-ए-आज़म साहब ने गालबन बड़े मोहब्बत से वो लगाई थी, वो वहां से उस सागवान को और उस एंटीक लकड़ी को जनरल साहब, वो जनरल साहब बहुत अच्छा जनरल साहब थे, जनरल आजम खान साहब, अच्छा, जो गवर्नर है ईस्ट पाकिस्तान की भी, ठीक, वो सारी वहां से उठाकर ले गए, उन्होंने अपने घर में जाकर लगा दी। ये तो किसी ने आग लगाई ना, किसी ने, कोई आप कहते हैं जो कोई ये शर्मपसंद और बदमाश और ये लोग जो हैं, मतलब वो उठाकर ले गए सारी, मतलब चीजें। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था कि ये जिन्ना हाउस है। मैं कहता हूं कि ये काबिल मजम्मत है, ठीक है, लानत भेजी जाए, लेकिन इसके साथ साथ खुदारा जिन्ना हाउस के साथ साथ जिन्ना के पाकिस्तान की तरफ भी तवज्जो दें। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जिन्ना के पाकिस्तान की तरफ तवज्जो दें। ये ना हो कि आप एक किराल के मकान के तो आपने अपना बना लिया उसका पॉलिटिकल मोटिव, लेकिन जिन्ना का पाकिस्तान भी एक है। ये जो प्राची साहब बात की जफर अली शाह साहब ने, ये मैं देखा पीटीआई से भी बात आई थी कि ये इमारत है, आप इसको इमारत समझते हैं, स्टेट सिंबल समझते हैं, और उन्होंने कहा जिन्ना के घर के साथ साथ जिन्ना के पाकिस्तान को भी मद्देनजर रखना चाहिए। और कट्ठई शाह साहब जवाब दे देंगे मलिक साहब, इन्होंने एम आलम की एक बात की है जी, वेरी बेस्ट पायलट और जंगी पायलट, कोई इसमें दो राय नहीं। मैं एयर मार्शल साहब के साथ रहा हूं ना, तो एयर मार्शल खान साहब ने बड़ी बातें बताई हैं, मतलब जी तहरीक इस्तिक़लाल। एम आलम दी बेस्ट फाइटर था, पायलट था, मतलब उसको डिसमिस किसने किया और क्यों किया? एयर मार्शल शमीम साहब ने उसको डिसमिस कर दिया था। उसकी तनख्वाह और पेंशन किसने बंद कर दी? जनाब मोहतरम मरहूम जनरल ज़िया-उल-हक साहब ने। अच्छा, आज एम आलम को, और इसमें कोई शक नहीं, सर इस्तियारा होता है ना, वो तो कहने का मतलब नहीं, आप तो मैं बता रहे वो नहीं, त्यारा उसका त्यारा जो है, मैं ये नहीं कहता मैं उसको खेल की कोई हमायत कर रहा हूं, मतलब ठीक है, लेकिन उसके त्यारे के बारे में तो बड़ा ये रेफरेंस दिया जाता है। ये तो क्या किसी और के पूछने का, जो हमें भी मोहब्बत है एम आलम से, ठीक है भाई, उसकी पेंशन क्यों बंद कर दी थी? इंपॉर्टेंट सवाल उठाइए, मैं जानने की कोशिश करूंगा। शौकत पाशी साहब, और अगर गलत गालो तो मैं हाजिर हूं जिसमें, अगर जरा बार भी इसमें कोई गलती हो तो। बात ये है कि अगर किसी ने, जनरल ज़िया-उल-हक ने पेंशन बंद की थी,
तो आज जनरल ज़ियाउल्लाह का बेटा भी तो इमरान खान के साथ ही बैठा है ना पार्टी में जाके ना, ठीक है ना। उस पे शाह साहब खामोश हो गए। नहीं, वो शाह साहब का कसूर नहीं है ना, जाहिर है कुछ शाह साहब ने थोड़ा भेजा है, ठीक है, या शाह साहब ने कहा कि उसको ले लें। बात सिंबल की होती है, सिंबल। मसलन पाकिस्तान का झंडा है तो कपड़ा ना, कपड़ा ही है ना जी, लेकिन हम उसको क्यों एहतराम देते हैं कि वो एक सिंबल है, वो उसमें मुझे हम सबको, शाह साहब मुझसे ज़्यादा मुझे वतन है, अल्लाह माफ़ करे, मेरा कोई ऐसा मतलब नहीं है, लेकिन हम उस झंडे को एहतराम देते हैं क्योंकि वो पाकिस्तान का झंडा है, वरना तो कागज़ का टुकड़ा है। आप ग्रीन कपड़ा लेके सफ़ेद कपड़ा इधर उधर पड़ रहे, हम उसको वो एहतराम झंडे वाला नहीं देते, बस जब हम उसको एक ख़ास शक्ल देते हैं ना, उसमें वो वाइट स्ट्रिप फॉर माइनॉरिटीज एंड ग्रीन स्ट्रिप फॉर अस, जब हम उसको ये वाली शेप देते हैं, इट बिकम्स फ्लैग ऑफ पाकिस्तान। ये जो MM आलम का तैयारा था वो एक सिंबल था ना, यानी तैयारे और भी बहुत हैं पाकिस्तान के पास। मियाँ वाली बेस पे तो पेट्रोल बम लेके गए थे, पेट्रोल लेके गए थे कि जितने मियाँ वाली बेस और रफीकी एयर बेस हमारे स्ट्राइक बेसेस हैं, वहाँ पेट्रोल लेकर गए जी थे। जी, वहाँ पेट्रोल लेके गए थे कि हम ये सब जलाएंगे। शाह साहब की मैं नहीं कह रहा कि वो, मुझे नहीं पता कौन थे वो, PTI वाले थे, PTI के वर्कर थे, शरपसंद थे, हम अभी कह रहे हैं शरपसंद थे, हम कहते हैं शरपसंद थे। लेकिन जो मैं बार बार नुक्ता MM आलम की बात की, मैंने कर्नल शहीद शेर खान की बात की, ये सिंबल्स हैं हमारे लिए, ये सिंबल्स हैं। मसलन कहते हैं ना ग्रेव का एहतराम करें, कोई बंदा ग्रेव में बैठा तो नहीं है, उसमें नमाज तो नहीं पढ़ रहा बैठ के, एक सिंबल है ना। हम कब्रिस्तान जाएं, कहते हैं कब्र के ऊपर नहीं चढ़े, साइड से गुजरें, एहतराम करने, वह है तो मिट्टी, वो रूह तो परवाज कर गई ना, बाकी तो हड्डियां वो डिकम्पोज हो गई, लेकिन हम सिंबल्स का एहतराम करते हैं। तो इसलिए मैंने वो जहाज की बात की, मैंने कर्नल कैप्टन शेर खान की बात की। अच्छा, रेडियो पाकिस्तान वो भी प्री पार्टीशन की निशानी 80 साल का रिकॉर्ड जला दिया, वो भी प्री पार्टीशन की निशानी है, वो भी तो स्टेट का सिंबल है। मैं शाह साहब की खिदमत में इतनी गुजारिश कर रहा था कि जो हिट किया गया, यानी आम राइटर होते, आम फसादी होते ना, वो रैंडमली मार रहे होते, जो चीज सामने आ रही है उसको चला रहे। ये बाकायदा, यानी अब उससे शाह साहब की खिदमत में एक और अर्ज है कि बाकायदा ऑडियोज और वीडियोज आई हैं कि जी हम कोर कमांडर के घर पे पहुंच रहे हैं, आप भी पहुंचे। आज फिर जो GHQ वाली ऑडियो आई, आज GHQ की ऑडियो आई, वो तो इनके लीडर ने। एक और मैं बात करना चाह रहा हूं जो आपने शाह साहब से भी सवाल किया। देखें, पार्टी है इमरान खान की, वोट है इमरान खान का, जितने आ रहे हैं जा रहे हैं, मसलन असद उमर साहब अगर इंडिपेंडेंट लड़ते तो कभी ये सीट ना जीतते इस्लामाबाद से, वो इमरान खान की टिकट पे लड़े। डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा MNA बनी तो इमरान खान की वजह से बनी। तो ये जो हम इससे ये हरगिज़ मतलब ना लें कि ये जो लोग जा रहे हैं इससे कोई इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम हो रही है, ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ग्रॉस रूट की जब हम बात करते हैं, शेख साहब वहाँ इलेक्शन लड़ते हैं, शाह साहब भी रहते हैं, हम भी लोगों में रहते हैं, वोट जो था अब अगले इलेक्शन में क्या रंग लाता है, क्या पार्टियां बनती हैं। एक चीज़ ज़रूर है कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इलेक्टेबल्स का एक बड़ा किरदार होता है। अगर एक पार्टी का कहीं 30,000 40,000 वोट है तो शाह साहब अपनी तरफ से 30-40 हज़ार इनका भी वोट है, तो वो कंबाइंड जब होता है तब रिजल्ट। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बट टुवर्ड्स द एंड मैं कैसा शेख साहब सर बताइएगा, गुफ्तगू को हम समेटे तो किस तरह हम आगे बढ़ सकते हैं इन तमाम हकायक को जो आज की डिस्कशन में आए, जो सेनेटर जफर अली शाह साहब ने उठाया, शौकत पराचा साहब और आपने खुद। सर ये मैं ये देख रहा हूँ अनवारुल हसन, शौकत पराचा ने बड़ी अच्छी बात की। देखिए मैं आपको बताऊँ, मैं एक प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन हूँ। इससे पहले 30 साल से तो मैं ये इलेक्शन लड़ रहा हूँ, इससे पहले मैं बिजनेस कम्युनिटी का इलेक्शन लड़ता रहा हूँ और वहाँ भी मैंने हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट लेता रहा हूँ। बात यह है कि उस शख्स के ऊपर जो भी पार्लियामानी सिस्टम में ना कैंडिडेट के ऊपर बहुत असर होता है। ये जो सोच है ना कि नहीं ये इमरान खान का वोट है, ये शायद आप यहाँ पे टीवी पे तो कह लें, हम जब अपने इलाकों में जैसे मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तान के जब से बना है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने चिन्योट से कभी कोई सीट नहीं जीती, कभी नहीं जीती, पिछले 75 साल में नहीं जीती।
मैं आया हूँ, कराची से आया हूँ, मैं तो वहाँ रहता भी नहीं था, और जब भी मैं लड़ता हूँ मैं वहाँ से इलेक्शन जीतता हूँ, ठीक है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के टिकट पे भी जीता हूँ, इंडिपेंडेंट भी जीता हूँ। और मेरे खिलाफ जब मैं इंडिपेंडेंट होता था ना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्या जब 97 मैंने कहा 100% सीटें पंजाब से PMLN की थी, उसके बावजूद जो मेरे या दूसरे कैंडिडेट दोनों डिपेंड करता है, पार्टी के ऊपर भी डिपेंड। इस वक्त लोग छोड़ गए हैं इस पार्टी को। मैं आपको बड़ा ऑथेंटिक बात इलाकों की बात कर रहा हूँ। हो सकता है गुंजान शहरों में इमरान खान का कुछ वोट हो, आप इमरान खान की पार्टी को और उनके वोट बैंक को भूल जाइए। मैं आपको बड़ी कॉन्फिडेंस से आपको बात, पहले तो ये बताइए हमारे इलाके में कोई कैंडिडेट निकाल लें, निकाल के दिखाएं मुझे कि PTI का कैंडिडेट को जितने थे सब चले गए, सारे MPA आप तो बड़े खुश होंगे कैसर साहब। अब कोई है तो बड़ी खुशी तो काम को लेने वाला हो ना, इस तरह नहीं होता कि कोई सिर्फ वोट बैंक है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में तो हो सकता है कि एक इंडिविजुअल का वोट हो। ठीक है जी सर, आपने अहम नुकता उठाया, मेरा वक्त खत्म हो जा रहा है, लेकिन जो आपने एंड में नुकता उठाया कि इस तरह का सिस्टम हो जिसमें वन मैन वन वोट तो हमारा भी है, लेकिन आपने सही कहा और प्राचा साहब ने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूंसीज में इलेक्टेबल्स भी बड़े मैटर करते हैं और पार्टी का वोट बैंक भी होता है। बार के गुफ्तगू का सिलसिला खत्म हो रहा है। आपका बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया कराची स्टूडियो से। आपका बहुत शुक्रिया सेटर जफर अली शाह साहब कि आपने अपना वैल्यूबल इनपुट दिया। शौकत प्राचा साहब, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू इन आवर शो। व्यूअर्स, आपका बहुत ही जिसे कहते हैं हंगामा खेज दिन था पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के हवाले से, इनका भी आता करते रहेंगे। और जैसे मैंने प्रोग्राम के इब्तिदा में कहा था कि कल यौम शुदा की तकरीम का दिन मनाया जा रहा है, तो उस हवाले से भी हम शो करेंगे। कल तक के लिए सैयद अनवरुल हसन और प्रोग्राम दस्तक की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।